ऑफ कोर्स चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट चैप्टर। शायद बोर्ड आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा, शायद बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल। अभी वीडियो ठीक है? ओके। बोर्ड इज विजिबल, यस और नो? ओके, ऑल राइट। सो चैप्टर की जो हम बिगिनिंग करेंगे वो बेसिकली हमारी, पहले तो इस चैप्टर के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये आपको वीडियो ब्लर आ रहा है, हिट रहा है ना? जस्ट ए मिनट, लेट मी रीसेट इट। I guess now it's fine, right? Visible? Okay. So basically इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो इससे रिलेटेड ज्यादातर चैप्टर में मोर लाइक न्यूमेरिकल्स हैं। इट्स ऑल अबाउट मोर मैथमेटिक्स। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। चैप्टर में बेसिकली आपको सारे सवाल मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस काइंड के हैं। बेसिक कैलकुलेशन जो आपने 9th क्लास या 10th क्लास में सीखी भी होगी। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एटम, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल एटम, हाउ टू फाइंड द मास, वही हमने यहाँ पर कैलकुलेशन सीखना है। इस चैप्टर पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि इस ऑलरेडी शायद ये पढ़ लिया गया, जस्ट इट इज द रेपिटेशन। हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मोर ओवर चैप्टर में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। हम यहाँ पर जस्ट क्विक रिवीजन लेते जाएंगे टॉपिक की। तो चैप्टर को अच्छे से समझना है। शुरू शुरू में लगता है कि काफी कंफ्यूजिंग है, पर बच्चों अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इस चैप्टर की तो डेफिनेटली केमिस्ट्री का बेस बहुत स्ट्रांग है। दिस इज फिजिकल केमिस्ट्रीज फर्स्ट चैप्टर बेसिकली। सो समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो अगर मैं यहां बिल्कुल स्टार्टिंग से देखूं, so we define the state matter. मैटर इज एनीथिंग, एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर जिसका एक फिक्स्ड मास है, साइज है, शेप है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग अराउंड अस जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम महसूस करें, पकड़ सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका कुछ मास हो, साइज हो, शेप हो, वॉल्यूम हो, दैट इज ऑल इज सराउंडिंग में हमारे मैटर ही मैटर है। अब उस मैटर को अगर मैं क्लासिफाई कर दूं तो दिस मैटर इज क्लासिफाइड, जैसा कि आप 9th 10th में देखते आए हो। यू क्लासिफाई इट इनटू 3 फॉर्म: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंस मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, दैट इज ऑफ योर 9th क्लास। जैसे आपको पता है कि सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोज। लिक्विड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स में दूरी होती है। गैस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार। फिर सॉलिड में आप पढ़ते हो कि इसका फिक्स्ड साइज होता है, फिक्स्ड शेप होता है। लेकिन लिक्विड का अपना शेप नहीं होता। लिक्विड का शेप वही होता है जिस कंटेनर में आप इसको डाल दो। That is all about what you have discussed in your 9th class, not going to be in detail of these definition. But अगर मैं other classification की बात करूं, this was physical classification of matter. हालांकि इसको नोट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। No one is going to ask you such kind of the questions. केमिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं,
तो मैटर को केमिकली हम 3 फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे। पहले तो 2 फॉर्म में, वन इज प्योर सब्सटेंस, another is basically a mixture. जब आप यहां बात करते हो मिक्सचर की, इसका मतलब आपका सब्सटेंस प्योर नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा टाइप की चीजें मिली हुई हैं, और अगर एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं तो आप उस मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हो। सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट्स बाय सम फिजिकल मेथड। मिक्सचर के अंदर जितने जितने भी कंपोनेंट है उसको आप अलग कर सकते हो। सो मिक्सचर इज बेसिकली, it can be splitted into its component by physical or chemical method. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी में नमक मिला दिया, तो ये एक मिक्सचर है जिसमें पानी भी है और नमक भी है। लेकिन जब आप उसी नमकीन पानी को धूप में रख दोगे या बॉयल करोगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, पीछे नमक रह जाएगा। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स बाय विच योर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट। लेकिन जो सब्सटेंस प्योर होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर एक ही तरह का सब्सटेंस है, उसके अंदर एक से ज्यादा तरह का सब्सटेंस नहीं है। दिस इज ऑलरेडी प्योर, सो यू कैनॉट सेपरेट इट, इट कैनॉट बी सेपरेटेड। और प्योर सब्सटेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। जब बात एलिमेंट की आती है तो उसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट के एटम दिखेंगे, सारे एटम एक ही सब्सटेंस के। अगर कार्बन की रॉड ले लो तो सारे एटम कार्बन के, प्योर फॉर्म। अगर मेरे पास एक पेन है सोडियम का, तो उसके अंदर सारे एटम सोडियम के हैं। सो एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस विच हैज एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट। प्योरेस्ट फॉर्म of the substance which contains atoms or molecules of the same substance, like phosphorus, P4, sulfur, oxygen, chlorine, ozone, sodium, जिसके अंदर सारे एटम एक ही सब्सटेंस के होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही सब्सटेंस के होंगे। लेकिन कंपाउंड में क्या है? योर सब्सटेंस इज प्योर, but it has molecules made up of 2 or more than 2 different elements. ये भी प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की, लाइक वाटर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का सैंपल है तो उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो हमारे लिए एक इंप्यूरिटी है या कोई मिलावट है, वो सब्सटेंस प्योर नहीं, वो प्योर है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के, सारे मॉलिक्यूल ही CO2 के, सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के। सो व्हेन यू हैव मोर देन वन एलिमेंट combined in a fixed ratio, that we call it as compound. This is a pure form. So एलिमेंट एंड कंपाउंड में फर्क इतना कि यहां सारे एटम एक ही एलिमेंट के होंगे। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट मिल सकते हैं, दे आर कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो, जो अभी हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। सो कंपाउंड इज अ प्योर फॉर्म, एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म, मिक्सचर इज नॉट ए प्योर फॉर्म। मिक्सचर के अंदर क्या होगा? मिक्सचर can be homogeneous
It can be heterogeneous. होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं, पर वो इस तरह से मिली हुई हैं कि आप उनको देखने पर या आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पानी में मैंने नमक मिला दिया और जब तक आपके सामने पानी है तो आप देख के नहीं बता सकते कि उसके अंदर नमक मिला हुआ है या वो उसके अंदर चीनी शक्कर मिली हुई है, जब तक कि आप उसको टेस्ट ना करो। पर चीनी और शक्कर किस रेशो में पानी में मिलाए हैं वो भी वेरिएबल है। तो यहां जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, लाइक चीनी पानी, नमक पानी, अलग चीजें हैं, एक से ज्यादा हो सकता है। मैंने पानी में नींबू नींबू का रस भी मिला दिया, चीनी भी मिला दी, कुछ और भी मिला दिया, but there are more than one substances which are mixed in the water to form a mixture, but उन सबका रेशो अलग अलग है क्वांटिटी वाइज, बट वो दिखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। दिखने में लग रहा है जैसे पानी, जबकि उसको टेस्ट करोगे तो पता लगेगा नहीं, इस पानी में कुछ और भी है। सो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर मिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे लुक लाइक ए यूनिफॉर्म थ्रू आउट। उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसी बाउंड्री नहीं है जैसे पानी में तेल मिला दिया, शेक कर दो जितना मर्जी शेक कर दो, द मोमेंट आप उसको अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, आप उसको थोड़ी देर के लिए शांत रख दोगे, अपने आप पानी और तेल की लेयर अलग अलग हो जाती है। ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनस कहलाता है जिसके अंदर बाउंड्री बनी होती है, तेल और पानी के बीच में एक लेयर बन जाएगी जिसके ऊपर आपको पता लगता है ये ऊपर तेल है नीचे पानी है, एक बीच में लेयर बनेगी जो उन दो फेजेस को अलग करेगी। सो बेसिकली हेयर मिक्सचर looks uniform and here mixture appears non-uniform। जैसे आपने पानी में रेत मिला दी, जितना मर्जी शेक कर लो, कुछ टाइम बाद रेत पानी के बॉटम पे सेटल हो जाएगी बर्तन में, तो रेत की अलग लेयर दिखेगी, पानी की अलग लेयर दिखेगी। सो it's having one phase, there will be more than one phase। फेज का मतलब बच्चों, फेज का मतलब एनी बाउंड्री जिसको आप आंखों से सेंसेस से डिस्टिंग्विश कर सको। जैसे पानी में तेल मिलाया तो मैं बोलूंगा देयर आर टू फेज, है दोनों लिक्विड, है दोनों लिक्विड, पानी भी लिक्विड तेल भी लिक्विड, पर दोनों लिक्विड में ऑयल लुक्स डिफरेंट देन वाटर, देयर आर टू फेज। जैसे सपोज करो मैंने हल्दी में लाल मिर्च मिला दी, हल्दी भी सॉलिड है, पाउडर पाउडर, लाल मिर्च भी पाउडर है तो दोनों सॉलिड, बट दो सॉलिड्स को मिक्स कर दिया तो वो एक सॉलिड नहीं कहलाएगा, मैं कहूंगा दो फेज, एक पीले रंग वाला फेज एक लाल रंग वाला फेज। इफ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू पार्टिकल बाय योर सेंसेस, दे आर नॉट द सेम फेज। यही पानी में मैंने नमक मिला दिया और उसको घोल दिया, अब आप उसको जब तक चखोगे नहीं आप नहीं बता सकते, आप बोलोगे नहीं ये तो वन फेज है। सो मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड इज never a one phase। Mixture of solid and liquid can be one phase, like namak or pani, namak solid pani liquid। Air is a homogeneous mixture, it is one phase। air में क्या कुछ नहीं है, CO2 water vapor oxygen nitrogen, it is a mixture homogeneous, it looks like the same। अगर मैं हवा का सैंपल हूं मुझे लगेगा इसमें तो कुछ भी नहीं बस ये एक ही चीज है, there is no boundary। And any substance any mixture which has no boundary, it is a uniform one phase। if your mixture has boundary, then there are more than one phase, then it is a heterogeneous mixture। So obviously when I talk of an alloy is a homogeneous mixture। उसमें एक से ज्यादा मेटल है घुली हुई है लेकिन दिखने में वो एक जैसी लगेंगी।
Advait Salve, I am going to make you the exit from the class. So phase is basically, अगर कोई पूछे ना what is phase, phase is a state which is uniform in the density and composition. कभी भी बच्चों दो सॉलिड्स का मिक्सचर, दो सॉलिड का मिक्सचर आपके लिए हमेशा वो मोर देन वन फेज ही कहलाएगा, वो कभी भी यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा. देयर आर एक्सेप्शन टू दिस लाइक अलॉयस, बट यूजुअली अगर मैंने नमक और चीनी को भी मिक्स कर दिया, भले ही वो दोनों सेम कलर के दिखेंगे, बट आप उनको किसी भी टेक्निक से सॉलिड फॉर्म में चेक कर सकते हो कि नहीं ये नमक का दाना है, ये चीनी का दाना है. यदि आप कभी भी दो सब्सटेंसेस को अपनी विजुअल सेंसेस से सेपरेट फील कर सकते हो, then they are not the same phase. So I hope you have noted down. मैं यहां से कुछ स्टूडेंट्स को अपने आप यहां से हटा रहा हूं क्लास में से. सो आपको यहां पर कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है ना, डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम सिंपली बाय नोटिंग इट. एंड जिन्होंने नोट कर लिया जस्ट मुझे बताते जाओ, यस वी कैन प्रोसीड. क्योंकि हमारे लिए ये डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की न्यूमेरिकल. आई वांट टू सेव द टाइम फॉर न्यूमेरिकल, ताकि मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करवा सकूं. ओके, नाउ सबसे बड़ा ट्रांजिशन केमिस्ट्री के फील्ड में कब आया? जब पहली बार पता लगा कि एटम नाम की कोई चीज होती है, बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि एवरी सब्सटेंस इन अवर यूनिवर्स, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम. ये वही चीज है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बिगिनिंग में मैंने आपको पढ़ाई भी थी, राइट? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बिगिनिंग में. टेल मी यस और नो. जब हमने किया था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम इन एवरी सेंस, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन एवरी सेंस, और फिर हमने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे थे. सो दैट अगेन आई एम गोइंग टू स्किप बिकॉज वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर लिया था. बट नाउ डायरेक्टली स्विचिंग, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चीज बताई कि एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम. एक ही सब्सटेंस के एटम्स यानी कि एलिमेंट की बात करें, दे आर सेम इन एवरी सेंस, जिसमें ऑब्जेक्शन लग गई थी आइसोटोप पे. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे हर सेंस में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पर फिर हमने ऑब्जेक्शन लगा दी थी आइसोबार में.
और डाल्टन ने ये चीज बताई थी कि जब भी कभी एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सर्टन लॉस फॉलो करते हैं। वो ऐसे नहीं कभी भी एटम एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो भी किसी रेशो में भी रिएक्ट कर जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे आज की डेट में हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 AMU है और ऑक्सीजन का मास 16 AMU है। तो वाटर की बात करूं, इन ए कंपाउंड अगर दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से मिक्स हुए, इसका मतलब 2 AMU का मास हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास 16, तो इनके मास का रेशो फिक्स है, चाहे वाटर आपके घर से आए या मेरे घर से आए। यानी कि डाल्टन्स प्रपोज्ड कि एटम जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उनके कंपाउंड जो बनते हैं उनका फिक्स फॉर्मूला है। अगर H2O लिखा है तो इसका मीनिंग है कि H2O1 एटॉमिसिटी का कोई मीनिंग है। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम ही हाइड्रोजन के हो सकते हैं, ऑक्सीजन का एक। ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर का आज फॉर्मूला H3O है और 2 महीने बाद फॉर्मूला HO बन गया, ऐसा नहीं होता। डाल्टन सेट कि जब भी 2 एटम एक दूसरे का कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बनाएंगे तो वो कुछ मैथ्स फॉलो करेंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा कुछ रेशो का ख्याल कि मास के किस रेशो में रिएक्ट करना है तो क्या कंपाउंड बनाना है। अब यदि कार्बन और ऑक्सीजन को बोलूं कि तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो उनके मास की एक रेशो फिक्स होगी। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर CO2 बनाना है तो उनका आपस का मास का रेशो कुछ और होगा। डिफरेंट कंपाउंड विल हैव डिफरेंट रेशो ऑफ द मास। ये डाल्टन ने ये चीजें प्रपोज की कि जब भी एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो सर्टनली कुछ मास की एक सर्टन रेशो में फिक्स होके ही रिएक्ट करेंगे। यानी कि कभी भी एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो एवे ही नहीं एरा गैरा कुछ भी रेशो में कंबाइन करेंगे। दे विल हैव सर्टन समथिंग इन देयर माइंड कि किस रेशो में रिएक्ट करना है। यानी कि एटम्स एक कैलकुलेटिव वे में रिएक्ट करते हैं। फिर जब ये स्टोरी आगे बढ़ी तो कुछ लॉज प्रपोज हुए, बेसिक लॉज जो आपने 9th या 10th में पढ़े भी थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होगी, अगर मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ए लिया और दूसरा कंपाउंड बी लिया और अगर इसका मास 40 ग्राम है और इसका हो सकता है 20 ग्राम हो, जब ये मिक्स होने के बाद C+D+E बनाएंगे तो ये गारंटी है कि CDE का टोटल मास जो बनेगा वो रिएक्टेंट के मास के सम के बराबर होगा। यानी कि जो मास रिएक्टेंट का रिएक्शन से पहले है वही मास प्रोडक्ट का आफ्टर रिएक्शन होगा। यदि टोटल सम ये 60 ग्राम है तो CDE का भी टोटल मास मिलाओगे तो 60 बनेगा। यानी कि मास को ना आप कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मास को ना आप कभी बना सकते हो जब तक कि आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फंडा फिट नहीं होता। हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो, अगर यहां का मास 60 ग्राम है टोटल, हो सकता है C और DE का मास अगर मैं देखूं 30 + 20 + 9.8, तो ये तो 59.8 बना, ये 60 बना। इसका मतलब जो 0.2 मास का लॉस हुआ है, ये जो मास का लॉस हो गया उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एनर्जी रिलीज होगी आइंस्टाइन की इक्वेशन से। 0.2 ग्राम मास किलोग्राम रख के कुछ एनर्जी C², कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो लॉस इन मास आएगा वो कहां गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पर ये सारी स्टोरी न्यूक्लियर रिएक्शन में चलती है, केमिकल रिएक्शन में नहीं। जब तक आप केमिकल रिएक्शन की बातें करोगे बच्चों, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का टोटल मास रिएक्शन में हिस्सा लेगा, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट विल रिएक्ट, and the total reacted amount of the reactant
will be equal to total mass of product formed. That is the law of conservation of mass. That the total mass of the reactant that will participate in the reaction will be same as total mass of the product formed. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया और मुझे यहां से कुछ मिला सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। मान लेते हैं कि हमें किसी ने यह सवाल दे दिया कि आपके पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट 80 ग्राम लिया था, अब ये सारा खत्म हो गया, ये मर गया, पर मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर यहां से कुछ मास घटेगा तो इधर मास बन के तैयार होगा। यदि कोई मुझे ये कह दे कि 80 ग्राम मास कंज्यूम हो गया था, उस 80 ग्राम मास जब कंज्यूम हुआ तो मुझे इसके 50 ग्राम मिले, इसके लेट्स से 20 ग्राम मिले, तो बताओ CO2 के कितने ग्राम मिले? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल रिएक्टेंट का जो मास रिएक्शन में हिस्सा लेगा वो 80 ग्राम के हिसाब से प्रोडक्ट के मास का सम 80 के बराबर आना चाहिए। तो यदि ये 50 ग्राम बना, ये 20 ग्राम बना, तो गारंटेडली इसको 10 ग्राम बनना पड़ेगा। मास की जो टोटल क्वांटिटी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की होगी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट will be sum of the mass of all reactant. If there are more than one reactant, say for example, कोई अगर मुझे ये कह दे कि मैं मीथेन को बर्न कर रहा हूं, मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, तो यदि कोई मुझे ये कह दे कि मैंने यहां से 20 ग्राम मीथेन ली थी और 18 ग्राम ऑक्सीजन ली, एंड आफ्टर रिएक्शन अगर कोई मुझे ये कह दे कि आफ्टर रिएक्शन 15 ग्राम CO2 बना, व्हाट मास ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड? तो बता सकते हो कितना मास वाटर का बना होगा? टेल मी, क्या आंसर आएगा? क्योंकि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर इनका सम 38 है ना, 38, 20 प्लस 18 शुड बी 20 प्लस 18 शुड बी 38। तो यदि इसका मास 15 ग्राम है, वाटर का x ग्राम, तो सम ऑफ द मास 15 प्लस x शुड बी 38। इट मींस जो वाटर बना होगा वो हमेशा 23 ग्राम तो गारंटेडली बनेगा। मान लो मैंने आपको ऐसा दिया होता, एसिटिक एसिड प्लस NaOH गिव्स सोडियम एसिटेट एंड वाटर, और मैंने आपको बोला स्टार्टिंग विथ 15 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 5 ग्राम NaOH, it was found that 2 gram acetic acid got unreacted and if sodium acetate formed, eight gram, what is the mass of water formed? अब बताओ क्या आंसर आएगा? मान लो मैंने ये न्यूमेरिकल दिया कि मैंने ये 15 ग्राम लिया था और मैंने 5 ग्राम ये लिया था, पर जब ये रिएक्शन हो गई, यानी कि ये दोनों जब रिएक्शन हो गए, तो अभी भी 2 ग्राम एसिटिक एसिड रिएक्ट ही नहीं हुआ।
2 ग्राम एसिटिक एसिड खर्च ही नहीं हुआ। और सोडियम एसिटेट अगर 8 ग्राम बना तो वाटर कितने ग्राम बना? अगर ये 15 ग्राम लिया था, ये 5 ग्राम लिया था, इसका 2 ग्राम खर्च ही नहीं हुआ, रिएक्ट ही नहीं हुआ वो तो उस केस में अगर ये 8 ग्राम बना तो वाटर कितने ग्राम बना? अब की बार जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा ना बच्चों, देखो इस लाइन का इंपॉर्टेंस आएगा, दैट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में एसिटिक एसिड के 15 ग्राम ने हिस्सा नहीं लिया, रिएक्शन में एसिटिक एसिड के तो 13 ग्राम ने हिस्सा लिया, 13 ग्राम ने, क्योंकि 2 ग्राम तो एसिटिक एसिड रिएक्ट ही नहीं हुआ। तो 13 ग्राम जो रिएक्ट होगा वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करेगा। जो 2 ग्राम एसिटिक एसिड बचा रह गया उसने प्रोडक्ट को बनाने में कोई योगदान नहीं देना। इसका मतलब जब हम ये लॉ करते हैं ना तो हम ये कह रहे हैं टोटल मास रिएक्टेड, अंडरलाइन, ऑफ द रिएक्टेंट should be total mass of product formed। एसिटिक एसिड मैंने भले 15 ग्राम लिया था पर बच्चों उसका 2 ग्राम तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, वो तो रिएक्शन में हुआ ही 13 ग्राम है ये। इसका मतलब 13 + 5 जो 18 ग्राम है वो इन दोनों का टोटल मास होगा। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी 18। इसका मास प्लस इसका मास, मान लो इसका मास x ग्राम और इसका मास y ग्राम, तो x प्लस वाई का जो सम आएगा वो मास होगा रिएक्टेंट का जिसने रिएक्शन में हिस्सा लिया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। इसके तो 5 ग्राम पूरे के पूरे यूज हो गए पर इसके तो 13 ग्राम ही रिएक्ट हुए क्योंकि 2 ग्राम तो अनरिएक्टेड है। तो उस केस में मैं बोलूंगा इफ इट इज 5 ग्राम एंड देन दिस इज 13 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 18 ग्राम विच इज मास ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मास ऑफ वाटर। और हमें बोला है सोडियम एसिटेट का मास 8 है तो वाटर का मास कितना हुआ? y ग्राम। सो आंसर विल बी 10 ग्राम। आंसर विल बी 10 ग्राम। This was the law of conservation of mass and this law was proposed by Dalton itself. There were two scientists, Lavoisier and Dalton, who proposed this law. जस्ट आपको नाम याद नहीं रखने, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताए जा रहे हैं। हर रिएक्शन में कभी भी हमें रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी का सम अगर पता हो और हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता करनी हो तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प लेनी पड़ती है। यदि मैं नेक्स्ट लॉ पे चलूं, देन द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब रेशो। अगर इस लॉ के बारे में मैं बताऊं, this law was proposed by Proust. Proust is the name of scientist. What this law says, ratio by mass of the elements in a compound is constant and does not depend on its method of preparation and the source.
व्हाट दिस लॉ सेज, ये लॉ ये कहता है कि यदि मेरे पास कोई कंपाउंड है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन का मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन, इनका एक रेशो फिक्स है, वो रेशो कोई नहीं बदल सकता। जैसे आज की डेट में हमें पता है कि कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU होता है, क्योंकि कार्बन के पैरों में 1 लिखा है ना, 1 एटम, गिनती में एक एटम का मास 12 AMU है। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU है, तो 2 एटम का मास 32 AMU हुआ। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, उनके मास का रेशो फिक्स होगा, चाहे वो CO2 आप किसी भी मेथड से बनाओ, चाहे CO2 मेरे घर से आए या आपके घर से आए या किसी पड़ोसी के घर से आए, पर उस CO2 का सोर्स कोई भी हो, पर CO2 की नेचर में कोई भी अंतर नहीं होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के मास की रेशो विल बी फिक्स, यानी कि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन जब CO2 का निर्माण करते हैं, उनके मास का रेशो हमेशा 12:32 यानी कि 3:8 ही रहेगा। यदि किसी ने बोला नहीं, मेरे घर में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसमें कार्बन का मास 1.2 ग्राम है, तो गारंटी है बच्चों, उसके घर में बनी हुई CO2 में ऑक्सीजन का जो मास होगा, हमें नहीं पता कितना होगा, पर उसका रेशो हमेशा 3:8 होगा। यदि मैंने आपको ये बोला नहीं, मेरे घर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास 1.2 ग्राम है, तो आप इस लॉ की मदद से बता सकते हो, यदि कार्बन का मास 3 ना होके 1.2 हुआ, तो फिर ऑक्सीजन का मास भी अपनी वैल्यू बदल लेगा, पर उनका रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, रेशो नहीं चेंज होने वाला। तो यदि कार्बन का मास 1.2 ग्राम हो गया और मैंने पूछा बताओ ऑक्सीजन का मास कितना CO2 में, यदि कार्बन का मास 1.2 है, तो इसका मतलब जो उनके मास की रेशो होगी, वो रेशो कभी नहीं बदलने वाली। तो फिर ऑक्सीजन के मास की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 8 इंटू 1.2/3 विच इज 3.2, यानी कि ये नंबर 3.2 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन अपने मास को बदल लेगा यदि कार्बन ने अपने आप को बदला, पर उनकी रेशो वही रहेगी जो उनके मास की रेशो फिक्स है। मान लो मैंने आपको ऐसा बोला कि मान लीजिए मैंने बात की H2SO4 एक कंपाउंड है, पहली बात तो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। यदि मुझे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास मुझे दे दिए जाएं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, सल्फर इज 32 AMU, ऑक्सीजन इज 16 AMU। मान लो ये डाटा आपको दे दिया जाए, तो आप उस वक्त ये बोलोगे यहां हाइड्रोजन का मास हो गया 2, क्योंकि एक एटम का मास 1 AMU था ना, तो 2 एटम का 2, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 64। क्या किया मैंने, 16 एक एटम का मास, तो 4 के लिए 64 हो गया, 2 एटम, एक सल्फर का एक ही एटम है 32 AMU, और हाइड्रोजन का एक ही एटम है, उसका हाइड्रोजन के 2 एटम है सॉरी, तो एक एटम का मास 1 AMU, ये 2। तो इनके मास की जो रेशो आएगी वो रेशो क्या होगी, रेशो कैसे निकाली जाती है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो सबको, इन 3 में से सबसे छोटा नंबर 2 इससे डिवाइड कर दो सबको, तो क्या बन जाएगा 1:16:32। यदि मैंने ऐसा सवाल दे दिया कि नहीं, कोई इंसान, मान लो रॉबर्ट डिसूजा कोई नाम है किसी पर्सन का, ऐसे रैंडमली रॉबर्ट ने prepared a sample of H2SO4 in his lab। भाई कहीं भी H2SO4 बनाओ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं वो H2SO4 कहां बनाया जा रहा है। He found in H2SO4 total mass of hydrogen
is 0.08 gram. What is the mass of sulfur and oxygen in his made sample of H2SO4? बता सकते हो? यदि उसके H2SO4, रॉबर्ट ने जो H2SO4 अपने घर में बनाया, अपनी लैब में बनाया, उसमें हाइड्रोजन का मास 0.08 ग्राम है, तो उस केस में सल्फर और ऑक्सीजन का मास कितना कितना होगा? कैन यू टेल मी? जबकि हमें पता है कि उनके मास की रेशियो क्या रहेगी, हाइड्रोजन के मास का 16 गुना ज्यादा मास सल्फर का होगा हमेशा। जितना भी हाइड्रोजन का मास होगा उसका 16 गुना ज्यादा मास सल्फर का होगा, और जो हाइड्रोजन का मास होगा उसका 32 टाइम ज्यादा मास ऑक्सीजन का होगा। इसका मतलब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ सल्फर का ये जो रेशो है, ये कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदलने वाला, 1:16। तो अब अगर उसके घर में, उसके लैब में बनाए हुए सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन का मास अगर 0.08 हो भी गया, तो फिर पक्की बात है उसके सैंपल, उसका जो H2SO4 का सैंपल है, उसके H2SO4 के सैंपल में सल्फर का मास कितना होगा? 16 टाइम्स 0.08। 1.28 ग्राम विल बी मास ऑफ सल्फर। यदि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मास का रेशो 1:32 है, तो फिर वो रॉबर्ट के घर बने या किसी और के घर में बने या किसी और की लैब में बने, वो रेशो नहीं बदलने वाली। मास ऑफ ऑक्सीजन will be 1/32. Then if it is 0.08, then mass of oxygen will always be equal to 0.08 into 32, 2.56 gram. Right? This is law of constant proportion. इस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आप मुझे बताना क्या आंसर आया। Let's say 1.8 gram of certain metal burnt in oxygen gave 3 gram of its oxide. .5 gram of same metal when heated in the steam will produce how much mass of same oxide. This is very good illustration जिसमें आप मुझे आंसर बताओगे। पहले एक बार आप ट्राई करो, मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले आप ट्राई करो कितना आता आंसर। चेक करके बताओ क्या आंसर आएगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कभी कभी लगे कि ये चैप्टर मुश्किल है, बट सच में ये चैप्टर बिल्कुल मैथ्स है, बहुत आसान है।
मुझे एक बात नहीं समझ में आती उन स्टूडेंट्स की, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो बार बार पूछते थे मोल कंसेप्ट कब स्टार्ट होगा, और आज जब मोल कंसेप्ट चल रहा है तो आप पूछ रहे हैं रिडॉक्स कब स्टार्ट होगा। मतलब तुम्हें है क्या, जो चल रहा है उसको करो ना। बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब अगर मुझे एक स्टूडेंट ने यहाँ सेम सेंटेंस 10 बार चैट विंडो में लिख के दिया ना, उसको मैंने क्लास से एग्जिट करा देना है। ऑलरेडी 2 स्टूडेंट को कर चुका हूं। फिर एंटर करना मुझे आता भी नहीं कि कैसे एंटर करवाना है। ओके, चलो करें। सो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 2.5 ग्राम। देखो बच्चों, आपको क्या दिया था, एक मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया और एक मेटल ऑक्साइड बना। फर्स्ट लाइन में क्या बोला, 1.8 ग्राम ऑफ मेटल was burnt in oxygen to produce 3 ग्राम ऑक्साइड, यानी कि ये 3 ग्राम बना। तो अभी अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या सीखा था, जितना रिएक्टेंट का टोटल मास रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन 1.2 ग्राम रिएक्ट हुई होगी, तभी इसका सम 3 आया। इसका मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट है, मेटल और ऑक्सीजन, जिसमें मेटल का मास 1.8 है और ऑक्सीजन का मास 1.2 ग्राम है, क्योंकि इन दोनों ने रिएक्ट करके ही तो 3 ग्राम ऑक्साइड का निर्माण किया होगा। और यहां मेटल का मास अगर 1.8 और ऑक्सीजन का 1.2, तो ये फिक्स हो गया कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशो फिक्स हो गया 18/12, दैट इज 3/2। बच्चों, जब मैं यहां इस मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करूंगा तो मैं O लिखूंगा, O2 नहीं लिखूंगा। पर जब मैं एलिमेंट O2 रिएक्ट हो रहा है तब ऑक्सीजन को O2 बताओ। परंतु मेटल ऑक्साइड के बारे में जब आप उसके अंदर ऑक्सीजन के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे वो कोई एलिमेंट है O, वो कोई एटम है उस कंपाउंड के अंदर, और उनके मास का रेशो 3/2 है। तो अब ये रेशो कभी नहीं बदलने वाली। अब एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हमने सेम मेटल का 1.5 ग्राम लिया। अब उसको हमने स्टीम से बनवाया, लेकिन सेम मेटल ऑक्साइड बनाया। इस मेटल ऑक्साइड में ये 1.5 ग्राम मेटल आ गई थी। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है और ये वही मेटल ऑक्साइड है जो ये है, बस उसको मेटल ऑक्साइड को बनाने का तरीका बदल गया कोई और। तो इस मेटल ऑक्साइड में भी 2 एलिमेंट है, वही मेटल और ऑक्सीजन, सेम मेटल सेम मेटल ऑक्साइड जो यहां था, बस इसमें 1.5 ग्राम मेटल है और ऑक्सीजन का मास हमें नहीं पता। पर हमें यह पता कि जिस रेशो में इस मेटल ऑक्साइड में मेटल और ऑक्सीजन के मास की रेशो होगी, वही रेशो यहां मेटल और ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि वो दोनों सेम कंपाउंड है। उन्होंने बोला ना सेम ऑक्साइड, यानी कि जो ऑक्साइड यहां बना वही ऑक्साइड यहां बना है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो मास का रेशो होगा, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन,
ये रेशो अभी भी 3/2 रहेगी, और यदि ये मास 1.5 है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन का मास आएगा दैट विल बी हाउ मच, आप निकाल सकते हो, मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2 इंटू 1.5/3, 1 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ इस मेटल ऑक्साइड का जो मास है ना, वो मेटल ऑक्साइड का मास में, मेटल का मास यदि 1.5 है, ऑक्सीजन का मास 1 है, तो टोटल मास तो 2.5 ग्राम हो गया 2.5। इसका मतलब इस कंपाउंड का जो टोटल मास होगा, टोटल मास 1.5 ग्राम मेटल और ऑक्सीजन का 1 ग्राम, तो इस पूरे मेटल ऑक्साइड का मास कितना हो गया, 2.5 ग्राम। राइट, दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो नेक्स्ट लॉ करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, what this law says, it says if two elements combine together to form two or more than two compounds, in those compounds, if we fix the mass of one element, then the mass of other element bears a simple ratio. पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, फिर मैं समझाता हूं एग्जांपल से। This law was given by again Dalton. पहले नोट करो फिर समझाता हूं। इफ टू एलिमेंट्स, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, इफ टू और मोर एलिमेंट्स combine together to form two or more than two compounds, in those compounds, if we fix the mass of one element, then the mass of other element bears a simple ratio. इस लाइट के आने का क्या इलाज है? कुछ भी नहीं, जो लाइट शेड में आ रहा है उसको मैं बोल के बता देता हूं। इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, in those compounds if we fix the mass of one element, then the mass of the other element bears a simple ratio. चलो देखो, सपोज करो कि अपने पास एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है। जहां मैंने लेना इफ टू एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो रिएक्ट करके दो कंपाउंड बना रहे हैं, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड
and carbon suboxide. If two or more than two element, यहां मैंने एग्जांपल ली दो एलिमेंट की, कार्बन और ऑक्सीजन की, मिक्स करके वो दो कंपाउंड बना रहे हैं. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट है दो, कौन कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन. अगर मुझे पता है कि कार्बन का मास 12 AMU है और ऑक्सीजन का 16 AMU, तो यहां कार्बन के एक एटम का मास 12 है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है. और ये चीज अगर मैं यहां यूज करूं तो कार्बन के टोटल एटम 3 थे, तो कार्बन का मास तो 36 हो गया और ऑक्सीजन का मास हो गया 32. तो मैंने क्या किया, कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास दोनों में कैलकुलेट किया. यहां 32 आएगा, सॉरी, क्योंकि दो ऑक्सीजन थे ना, इसलिए 32. तो अब अगर वो ये कह रहा कि अगर आप यहां पर कार्बन का मास देखते हो 36 और ऑक्सीजन का 32, इफ यू कीप द मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स, मैंने अपनी मर्जी से ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया 32. जरूरी नहीं कि वो 32 फिक्स करना है. मान लो किसी ने बोल दिया मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया 8, यानी कि इस नंबर को 8 बनाओ. यदि मुझे इस नंबर को 8 बनाना है तो मुझे दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये नंबर 8 बनेगा. उस वक्त ये मास कितना बन जाएगा? 3, और ये बन गया 8. और आपने ये बोला नहीं हमने इसको भी 8 बनाना है. कीपिंग द मास ऑफ वन एटम फिक्स, ऑक्सीजन के एटम का मास सपोज 8 फिक्स कर दो, तो इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 8 और ये 9. तो अब ऐसी कंडीशन में मास ऑफ अदर एलिमेंट आपने फिक्स कर दिया ना, वन एलिमेंट का मास इज फिक्स, वी फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट 8. हमने ऑक्सीजन के मास को 8 फिक्स कर दिया रैंडमली. आप चाहे उस मास को 10 फिक्स कर दो, 100 फिक्स कर दो, 1000 फिक्स कर दो, अपनी चॉइस का, पर उसको वही मास बनाने के लिए सुटेबल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यदि मैंने ऑक्सीजन के मास को 8 कर दूं तो कार्बन के मास को कितना होना पड़ गया? 3, क्योंकि उनका रेशो तो नहीं बदल सकता. इसी तरीके से यहां मैंने 8 अगर मास किया ऑक्सीजन का, तो कार्बन के मास को होना पड़ेगा 9, क्योंकि उनका रेशो नहीं बदल सकता. तो ऐसी कंडीशन में व्हाट द अदर एलिमेंट के मास की रेशो क्या होगी? तो अदर एलिमेंट कौन बचा? कार्बन, जिसका मास अलग अलग है 3 और 9. तो उनका जो रेशो होगा वो सिंपल रेशो होगा, जो कि आ रहा है रेशो बाय मास ऑफ कार्बन विल बी 3:9, यानी कि 1:3. दैट इज द सिंपल रेशो. वो रेशो कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी कभी, लाइक 0.37:2.48, ऐसे नहीं आएगी. वो ये कह रहा है कि अगर आप एक एलिमेंट का मास फिक्स करके दूसरे एलिमेंट के मास की रेशो बताओगे, तो दूसरे एलिमेंट के मास की रेशो सिंपल रेशो आएगी, लाइक 1:2, 2:3, 3:4, 1:5. कभी वो रेशो कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाली, 2.31:3.34. सो दैट रेशो विल बी द सिंपलेस्ट रेशो. सो अगर मैं इसी एक्टिविटी को ऐसे करके दिखा देता, जैसे यही इसी एक्सपेरिमेंट में कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो कार्बन मोनोऑक्साइड में था 12 और ये 32, और कार्बन डाइऑक्साइड में था 36 और 32. यदि मैं ऑक्सीजन के मास को पहले से फिक्स कर देता, ये पहले से 32 ही रहने देता, यानी कि कीप मास ऑफ ऑक्सीजन 1 सेम फॉर द सेम मास ऑफ ऑक्सीजन, mass of the carbon will have some ratio and that ratio cannot be complex. This is the law. तो कार्बन के मास की रेशो क्या आएगी? 12:36, 1:3. तो मैंने आपको यह सिखाना चाहा कि आप ऑक्सीजन के मास को जरूरी नहीं कि 32 ही रखो, रटा रटाया नहीं, आप उस मास को 2 रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, पर कार्बन के मास की रेशो फिर हर बार यही आएगी. लास्ट टाइम मैंने ऑक्सीजन के मास को 8 रखा था, 8, तब भी आंसर कार्बन का जो मास का रेशो आया 3 और 9 का रेशो तब भी 1:3 आया. और अब अगर कार्बन के मास की रेशो 12:36 आ रही, वो भी रेशो 1:3 आ रही है.
अगर कोई ये कह दे कि नहीं मैंने कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का मास का रेशो फिक्स, ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करना, कार्बन को फिक्स करना है, कोई ये कह दे नहीं कीप कार्बन फिक्स, फिक्स का मतलब कार्बन के मास को बराबर कर दो, बराबर बराबर, मान लो मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, ताकि ये भी 36 हो जाए, ये भी 36 हो जाए। तो कार्बन के फिक्स मास के साथ जो ऑक्सीजन के मास का रेशो होगा वो कितना आएगा, 32:3:32, विच इज अगेन 3:1। यानी कि कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स, मास रेशो ऑफ अदर एलिमेंट विल बी सिंपल रेशो। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो सिंपल रेशो का मतलब, सिंपल रेशो का मतलब यह हुआ कि दैट रेशो इज कैनॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ये लॉ डिस्प्रूव क्यों हुआ, क्योंकि ये अब की बार आप ऑक्सीजन के मास के रेशो ले रहे हो, ये थोड़े ना नियम है जो रेशो कार्बन के मास की आएगी वही ऑक्सीजन की आएगी, ऐसा थोड़े ना कहा है। बस ये बोला कि ऑक्सीजन के मास का जो रेशो आएगा वो सिंप्लीफाइड है, वो फर्दर आप उसे और सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कोई ये कह दे 3:9, इसको कैंसिल करके 1:3 बनेगा ना, तो 3:9 इज नॉट द सिंपल रेशो, 1:3 इज द सिंपलेस्ट रेशो, क्योंकि आप इसको फर्दर किसी कॉमन फैक्टर पे काट नहीं सकते। दिस इज सिंपल रेशो। अब अगर कोई कहते 2:7, आप इसे किसी फैक्टर से नहीं काट सकते, ये सिंपलेस्ट रेशो है। लेकिन अगर यही रेशो ऐसी होती 7:21, अब आप काट के इसे 1:3 करोगे, ये सिंपलेस्ट रेशो है। इज दैट क्लियर? इन सारे लॉस का एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, पर जरूरी नहीं है कि कार्बन के मास को फिक्स करना है, आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर दो, इट्स योर चॉइस। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, लेट्स से अमोनिया NH3 contains let me check the numerical correctly. Let me select a numerical for you. Two different compounds are formed by elements carbon and oxygen. First compound has 42.9% biomass carbon and 57.1% biomass oxygen.
second compound contains 27.3% carbon and 72.7% biomass oxygen. Does this data obey law of multiple proportion or not? अब बताओ, ये अब इस बेसिस पे मुझे बताओ क्या आपका आंसर आएगा, यस या नो? प्रत्युष सिंह अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बायोमास क्या होता है? ओके, मैं अपने टाइम 11th क्लास में था तो मुझे भी ये वर्ड तंग करता था। बायोमास का क्या मतलब होता है? टेल मी, आंसर इज यस और नो? चलो देखें, हमें तो लग रहा है कि यस इट विल ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो चेक कर। अब हमें ये बोला था उन्होंने, दो डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के। मान लो एक ये कंपाउंड है, कंपाउंड 1, और कंपाउंड 2। दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का डाटा हमें दे दिया। 42.9% बाय मास अगर ये है तो 100 में से 42.9 में माइनस कर दो तो 57.1% है। तो प्रत्युष, जो रेशो बाय मास वर्ड का मतलब होता है, उसका मतलब जैसे मान लो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, मान लो किसी कंपाउंड में ये 5 ग्राम है, मान लो ये 3 ग्राम है सपोज, तो मैं बोलूंगा कार्बन की जो परसेंटेज है, मास की परसेंटेज, वो हम निकालेंगे 5 ग्राम कार्बन अपॉन 5+3 × 100। इसको बोलते परसेंटेज बाय मास कार्बन। कि टोटल मास अगर 8 ग्राम है, उसमें कार्बन का मास कितने हिस्से आ रहा है, कार्बन के मास की परसेंटेज कितनी है, आउट ऑफ द टोटल 8 ग्राम मास
कार्बन का अगर 5 मास है तो कार्बन की परसेंटेज बाय मास क्या होगी? परसेंटेज बाय मास विल बी मास ऑफ कार्बन बाय टोटल मास विच इज 5/8 into 100। और अगर मुझे कोई कह दे परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल एलिमेंट, दैट इज 3/8 into 100। दिस इज परसेंटेज बाय मास। बाय मास वर्ड का मतलब न्यूमरेटर में जो लिया है उसका भी मास, डिनोमिनेटर में टोटल मास। तो अब हमें परसेंटेज दे दी बाय मास की, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमें दे दिया कि ये 27.3% है और ये 72.7% है। इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं कि टोटल कंपाउंड का मास 100 ग्राम है सपोज, तो 100 ग्राम में 42.9 ग्राम कार्बन है, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन है। और कंपाउंड 2 का भी अगर मास 100 ग्राम ले लूं तो उसमें 27.3 ग्राम कार्बन है और 72.7 ग्राम ऑक्सीजन है। यदि मुझे ये चेक करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का पालन करता है तो मैं क्या करूंगा? कार्बन के मास को फिक्स कर देता हूं और उससे देखता हूं कि ऑक्सीजन के मास का रेशो कितना आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया 1 ग्राम अपनी मर्जी से। यदि इसको 1 ग्राम बनाना हो, इसको भी 1 ग्राम बनाना हो, तो फिर दोनों नंबर को 42.9 से डिवाइड कर दो। फिर यहां दोनों नंबर को 27.3 से डिवाइड कर दो। मैंने अपनी मर्जी से चुनाव किया कि कार्बन को फिक्स कर देता हूं 1 ग्राम। तो जो भी कार्बन ये नंबर है ना, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो ताकि ये आंसर 1 ग्राम बन जाए। और ये नंबर देखो फिर कितना आएगा, 57.1 बाय 42.9 एंड इट कम्स आउट टू बी 57.1 बाय 42.9 इज 1.33 ग्राम। अब इसको भी 1 बना दो कार्बन को। अब ये मास देख लेते हैं, 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3 इट कम्स आउट टू बी 2.66 ग्राम। तो मैंने अपनी मर्जी से कार्बन के मास को फिक्स कर दिया और फिर ऑक्सीजन का मास निकाला। अब लॉ अगर ये ओबे करेगा तो ऑक्सीजन के मास की रेशो चेक करो, रेशो बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, इट कम्स आउट टू बी 1.33 इज टू 2.66। तो छोटे नंबर से डिवाइड कर दो तो ये बन गया 1:2। तो वाकई में ये रेशो सिंपल है, इसको आप फर्दर और छोटा नहीं कर सकते। दिस रेशो इज द सिंपलेस्ट रेशो, इट कैनॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड एंड इट इज द रेशो विद द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। सो क्योंकि ये रेशो सिंपल आई है, यस दिस डाटा ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मैं इस सवाल को उन बच्चों के लिए करके दिखाऊंगा जिन्होंने ऑक्सीजन को फिक्स किया था। मैंने कार्बन को फिक्स करके किया, आप ऑक्सीजन को फिक्स करके भी ये आंसर निकाल सकते हो, कार्बन के मास को चेक कर लोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर, किसी ने बोला नहीं मैं तो ऑक्सीजन का मास फिक्स करके कार्बन के मास की रेशो पता करना चाहता हूं। दिस इज 57.1, दिस इज 42.9 एंड दिस इज 72.7, दिस नंबर इज 27.3। तो अगर मुझे कंपाउंड 1 में और कंपाउंड 2 में सेम न्यूमेरिकल ऑक्सीजन के मास को फिक्स करके करना हो, कितना ऑक्सीजन का मास फिक्स करूं? लेट्स से 1 ग्राम। तो मैं इसे 1 बना देता हूं, तो डिवाइड बाय 57.1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये भी 1 ग्राम और ये निकाल लो। इसको भी 72.7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये अगर 1 ग्राम हो गया तो अब कार्बन का मास दोनों तरफ निकाल के देखते हैं कितना आता है। दिस कम्स आउट टू बी 42.9 by 57.1, it's 0.75 gram and it comes out to be 0.375 ग्राम। तो अब अगर कोई मुझे कहे कार्बन के मास की रेशो बाय मास ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के मास का रेशो दोनों कंपाउंड में 0.75:0.375 आया, और रेशो निकालने का नियम छोटे नंबर से डिवाइड कर दो दोनों में से, सबसे छोटा नंबर 0.375।
दिस कम्स आउट टू बी 2:1. यस, ये रेशो भी सिंपलेस्ट है. तो चाहे आप कार्बन का मास फिक्स करके ऑक्सीजन के मास की रेशो देखो, या आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स करके कार्बन के मास की रेशो देखो, आंसर विल कम आउट टू बी लाइक द सिंपलेस्ट रेशो. सो यस, दिस डाटा ओबेज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो यहां कभी भी आपको जब कैलकुलेशन मैं जैसी मर्जी दूं, पर एग्जाम में आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी जेई मेंस या एडवांस में. स्कूल में आ सकती है, वहां आपके पास टाइम भी ज्यादा होता है. बट आप ऑक्सीजन के मास को चाहे 1 बना दो, किसी अपनी मर्जी से किसी एलिमेंट को फिक्स करना है सेम मास, तो मैंने ऑक्सीजन के मास को 1 बनाने का निश्चय किया. आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद द मास ऑफ ऑक्सीजन 1. तो मैंने इस नंबर को दोनों तरफ 57.1 से डिवाइड कर दिया और इधर दोनों तरफ से 72.7 से डिवाइड कर दिया. तो मैंने कार्बन के मास की क्वांटिटी देखी, कंपेयर की, और कार्बन के मास का रेशो 2:1 ही आया. सो दैट वाज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ. लॉ ऑफ law of gaseous volume. This was given by the Gay-Lussac's. What this law says? Under same conditions of temperature and pressure, different gases will react in the ratio, simple ratio of their volume, which is same as ratio by moles. नोट करो, पहली बात तो ये जो Gay-Lussac's लॉ है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड और लिक्विड और सोल्यूशन. इट इज वैलिड ओनली फॉर द गैसेस. यहां पर मैं आपको आज पहले ही, हालांकि पता नहीं हम कब ये चैप्टर पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, उसका एक इक्वेशन आज आपको पहले ही सिखा रहा हूं. फॉर द टाइमिंग आप उस इक्वेशन को याद ही कर लेना. फॉर एवरी गैस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज nRT. ये तो आप आज से क्या ऑनवर्ड कभी भी याद ही रखना, इसका कई बार यूज होगा. किसी भी गैस के लिए, ओनली फॉर गैस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर ऑफ द गैस, this is volume of the gas, this is moles of the gas, and this is temperature. इसका यूज कैसे होगा ये अभी नहीं मैं सिखाने वाला, पर जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आपके सामने कोई रिएक्शन ऐसे लिखी आ गई, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस प्रोड्यूसेस HCl गैस, प्रोवाइडेड गैस गैस गैस. ये लॉ ये कहता है कि अगर हम यहां पर इन तीनों गैसेस के लिए, इन सब के लिए प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दें, यदि मैं हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl के लिए गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बराबर कर दूं, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पर, जो उनके वॉल्यूम की रेशो होगी वो वही रेशो होगी जो यहां कॉफिशिएंट की रेशो है. यहां ये जो कॉफिशिएंट है ना 1 1 2, अगर मैंने यहां पर फॉर ऑल गैसेस, फॉर हाइड्रोजन, फॉर क्लोरीन
फॉर HCl, यदि मैंने इन तीनों के लिए प्रेशर टेम्परेचर इक्वल कर दिया, प्रेशर का जो यूनिट्स होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। मान लो प्रेशर मैंने सेम कर दिया 1 एटमॉस्फेयर, फिक्स। टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, फिक्स। यदि मैं यहां पर तीनों गैसेस का कंपैरिजन सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे करूंगा, तो जो उनके वॉल्यूम का रेशो आएगा वो रेशो आएगा जो उनका कोफिशिएंट का रेशो है 1 लीटर इज टू 1 लीटर इज टू 2 लीटर। दिस इज द गे-लुसाक्स लॉ कि डिफरेंट गैसेस के लिए अगर आप उनका कंपैरिजन सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर करेंगे तो उनके वॉल्यूम की जो रेशो आएगी वो सिंपल रेशो होगी, और वो वॉल्यूम की रेशो वही रेशो होगी जो यहां कोफिशिएंट की रेशो होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे ये कह देगा कि मेरे पास 3 लीटर हाइड्रोजन है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भले उसने मुझे क्लोरीन और HCl के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये भी 3 लीटर है और ये 6 लीटर है, क्योंकि उनका रेशो 1:1:2 है। तो फिर ये 3 लीटर और ये 6 लीटर उसका वॉल्यूम होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मुझे ये कह दे 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 वाटर वेपर्स। यदि कोई मुझे यह कह दे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स का कंपैरिजन का एनालिसिस, मैं इन तीनों गैसेस का एनालिसिस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे कर रहा हूं, कोई भी टेम्परेचर रख दिया 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, प्रेशर रख दिया 5 atm 5 atm 5 atm, तो अब जो उनके वॉल्यूम का रेशो होगा वो रेशो वही होगा जो उनके कोफिशिएंट का रेशो है, 2:1:2। इसका मतलब अगर किसी ने मुझे यह कह दिया कि मेरे पास, यदि अगर मुझे किसी ने कह दिया मुझे ये रेशो पता है 2:1:2 उनके वॉल्यूम का रेशो है, तो अगर किसी ने कह दिया वी हैव 5 लीटर हाइड्रोजन गैस, तो मैं समझ जाऊंगा हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन का डबल है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम विल बी 5/2 लीटर, क्योंकि इनका रेशो नहीं डिस्टर्ब होगा, रेशो वही रहेगा जो कोफिशिएंट का रेशो है। सो रेशो बाय द वॉल्यूम दैट विल बी द सिंपलेस्ट रेशो जो कोफिशिएंट का रेशो है। और अगर मेरे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 लीटर, अगर किसी ने बोला 5 लीटर है, ये नंबर 5 है, तो फिर ये नंबर को 5/2 होना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाइड्रोजन का हाफ है। अगर ये 2 लीटर है तो ये 1 लीटर है, यदि ये 4 लीटर है तो ये 2 लीटर है, यदि ये 6 लीटर है तो ये 3 लीटर है। इसी तरह अगर कोई बोल दे वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कितना होगा, मुझे पता है कि हाइड्रोजन और वाटर वेपर का रेशो सेम आएगा, 2:2 का मतलब 1:1 का रेशो है, तो ये भी 5 लीटर होगा। दिस इज द गे-लुसाक्स लॉ। इसका मतलब अगर किसी ने मुझे ऐसा कह दिया N2 गैस प्लस O2 गैस रिएक्ट टू फॉर्म 2NO2, तो अगर मैं आपसे पूछूं अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, if you have 40 milliliter N2, what will be volume of O2 and NO2? Can you tell me? अगर ये रेशो कितना है 1:1:2, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ N2 इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 इज टू वॉल्यूम ऑफ NO2 का रेशो 1:1:2 है। तो बच्चों यदि मैंने N2 40 ml ले ली, तो फिर ये नंबर भी 40 ml होगा और ये नंबर 80 ml होगा, ताकि ये रेशो कट के 1:1:2 आए। इसका मतलब ऐसे केस में ऑक्सीजन और NO2 का वॉल्यूम प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यदि हमें पता हो कि उनके कोफिशिएंट का रेशो ही उनके वॉल्यूम का रेशो होगा, और ऐसा तभी होगा जब गैसेस को आप सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करोगे। So this was the very first class of your gas laws.
हमने गैस लॉस खत्म कर लिए. नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर एटॉमिक मास, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल एटम, प्रॉपर मोल एटम्स की मोल एनालिसिस करना शुरू करेंगे, सीखेंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे. दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस. यस, जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा तो मैं सिखाऊंगा. दिस गैस लॉ इज ओनली, जो भी हमने पढ़ा Gay-Lussac's लॉ, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैसेस. गुड, ओके, थैंक यू सो मच.